नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह। आज हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि। देखिए, हम जो पहले पढ़े थे हमने तो कितने 4 पार्ट पढ़े थे हमने, और वो अशुद्धि संशोधन को लेकर के हम पहले 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज शब्द शुद्धि के स्थान पर है आज वाक्य शुद्धि। आज अपना जो चैप्टर रहेगा कि वाक्य शुद्धि को लेकर के रहेगा, जो वाक्य में किस प्रकार की हम अशुद्धियाँ करते हैं, किस प्रकार की हम गलतियाँ करते हैं, तो वाक्य शुद्धि होगा। और पहले हमने पढ़ा था शब्द शुद्धि, जो शब्दों में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ थी, उनके बारे में हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। यदि आपने चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो आइए हम अध्ययन करते हैं किस प्रकार की गलतियां हैं करते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, रीट एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रीट है, पटवार है, एलडीसी है, पीएसआई है। पहला देखिए क्या है, अशुद्ध जो लिखा है यहाँ कि मैं प्रातःकाल, देखिए अशुद्ध वाक्य है कि मैं प्रातःकाल के समय घूमता हूँ। आप ज़रा सोचिए यहाँ कि किस प्रकार की गलती आपको नज़र आ रही है। देखिए आप, फिर मैंने नीचे शुद्ध भी लिखा है, जो ऊपर का जो वाक्य है इसका नीचे शुद्ध भी किया है कि मैं प्रातःकाल के समय घूमता हूँ। देखिए यहाँ पर आप पूरा ध्यान दीजिए, यहाँ आपको देख रहा है कि प्रातः के बाद में काल शब्द, और काल शब्द का अर्थ होता है समय, और उसके बाद में भी यहाँ भी समय आ गया, तो यानी 2 बार समय आ गया। यानी प्रातः के समय प्रातः समय के समय घूमता हूँ। तो देखिए, आप उच्चारण नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो अपने को साफ नज़र आ रहा है कि गलत है। तो इस कारण से ये अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ देखिए, या तो एक आएगा, या तो काल लिखिए आप या समय लिखिए आप, दोनों नहीं आएगा, दोनों का अर्थ एक ही है। तो इसका मैं शुद्ध वाक्य बनाता हूँ, मैं प्रातः काल घूमता हूँ। मैं प्रातःकाल घूमता हूँ। काल का अर्थ यहाँ देखिए, यहाँ जो काल का अर्थ है समय, यानी मैं प्रातः के समय घूमता हूँ। या फिर आप यूँ भी लिख सकते हैं इसको। देखिए कैसे, कि मैं प्रातः के समय घूमता हूँ, फिर वहाँ काल नहीं आएगा, यानी दोनों में से एक ही आएगा, या तो काल लिखिए या समय लिखिए। तो यह आपको ज्ञान हुआ होगा इसका। फिर देखिए दूसरा वाक्य, मैं गुरुवार के दिन आऊँगा। देखिए अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य है। मैं देखिए क्या है, गुरुवार के दिन आऊँगा। किस प्रकार की गलती नज़र आ रही है, किस प्रकार की अशुद्धि नज़र आ रही है आपको, ध्यान दीजिए आप। देखिए यहाँ देखिए, गुरु के बाद में आया वार, और फिर आया है दिन। देखिए वार का अर्थ भी क्या होता है, दिन ही होता है। जैसे अपन पूछते हैं ना कि आज कौन सा वार है, कल कौन सा वार है, परसों कौन सा वार है, ठीक है। तो वार का मतलब दिन। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आज कौन सा दिन है, परसों कौन सा दिन है। तो वार और दिन का अर्थ एक ही है। तो या तो फिर लिखिए केवल गुरुवार, वार लिख दिया तो दिन की ज़रूरत नहीं है, और आपने दिन लिखा है तो फिर वार लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोनों एक साथ नहीं आएंगे। इसी कारण से यहाँ दोनों एक साथ आने के कारण ये वाक्य क्या हो गया, पूरा का पूरा अशुद्ध वाक्य हो गया। अब इसका हम शुद्ध बनाते हैं, शुद्ध रूप बनाते हैं। देखिए जैसे गुरुवार को आऊँगा, ठीक है। या तो ऐसे बोलिए गुरुवार को आऊँगा, या फिर आप ये पूरा न लिख के गुरु के दिन आऊँगा। देखिए ये गुरु के दिन आऊँगा, ये भी शुद्ध है। अब यहाँ पे क्या नहीं आया, वार शब्द नहीं आया। जब दिन शब्द आ चुका है तो वार शब्द की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखिए ये अशुद्धि काफ़ी जो है जटिल है, पकड़ने में नहीं आती है। अशुद्ध वाक्य देखिए कौन सा, विंध्याचल पर्वत हरा भरा है। विंध्याचल पर्वत हरा भरा है। अब आपको किस प्रकार की अशुद्धि नज़र है, आप थोड़े माइंड की एक्सरसाइज कीजिए। थोड़ा आप शुद्ध वाक्य देखिए बिना पहले अशुद्ध में देखिए किस प्रकार की गलती नज़र आ रही है, ताकि आपके दिमाग की अच्छी एक एक्सरसाइज होगी, अभ्यास होगा कि विंध्याचल पर्वत हरा भरा है। यहाँ देखिए किस प्रकार की अशुद्धि है कि ये तो आया पर्वत और यहाँ अचल। देखिए संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ हैं सब, विंध्याचल और पर्वत। देखिए यहाँ हम करते हैं इसका संधि विच्छेद करते हैं।
विंध्य प्लस अचल, दीर्घ स्वर संधि हो गई। तो विंध्य प्लस अचल, अचल का अर्थ होता है पर्वत, विंध्याचल या विंध्य में जो अचल है, विंध्य प्लस अचल, इस अचल का अर्थ होता है पर्वत या पहाड़। तो जब यहाँ भी पर्वत हो गया और यहाँ भी ये पर्वत आ गया, दोनों स्थान पे पर्वत पर्वत है, तो ये वाक्य क्या हुआ? अशुद्ध हुआ। यहाँ देखिए आप एक ही चीज़ लिखिए कि विंध्याचल हरा भरा है, इसको यूँ लिख सकते हैं विंध्याचल हरा भरा है और पर्वत हटा दीजिए, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अच्छा, इसको दूसरे रूप में अपन कैसे लिख सकते हैं, ये भी देखिए कि विंध्य पर्वत हरा भरा है, ये भी एग्जैक्ट सही है, बिल्कुल शुद्ध रूप है, विंध्य पर्वत हरा भरा। लेकिन यह क्या नहीं आया? अचल नहीं आया, क्योंकि जब पर्वत शब्द आ चुका है तो अचल शब्द की ज़रूरत नहीं है। तो या तो लिखिए आप विंध्याचल, विंध्याचल हरा भरा है, या फिर इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि विंध्य पर्वत हरा भरा है, ये दोनों रूप सही है। लेकिन यदि आपने इस प्रकार से लिखा है कि विंध्याचल पर्वत हरा भरा, अचल भी लिखा है पर्वत भी लिखा है, तो वाक्य अशुद्ध होगा। नेक्स्ट देखिए, वर्षाकालीन दिनों में, वर्षाकालीन दिनों में किस प्रकार की गलती नज़र आ रही है? देखिए आप यहाँ आप देखिए वर्षा के बाद में कालीन आया, कालीन का मतलब समय या दिन ही है, और आगे दिन भी आ गया, पुनरावृत्ति हो गई एक तरह से। तो या तो इसको इस प्रकार से लिखिए आप कि वर्षाकालीन में, वर्षाकालीन में या वर्षा काल में, या फिर लिखिए वर्षा के दिनों में, या तो आप लिखो सही लिखना वर्षाकालीन या वर्षा के दिनों में, अधिक उमस रहती है या जो भी है। तो यहाँ पे दोनों नहीं आएगा, कालीन भी या दिन दोनों नहीं आएगा, दोनों में से एक लिखिए, या तो वर्षाकालीन या फिर वर्षा के दिनों में, फिर वाक्य शुद्ध होगा। अगला देखिए, कृष्ण ने कंस की हत्या की। देखिए जल्दी से, ये गलती पकड़ में आने वाली भी नहीं है। कृष्ण ने कंस की हत्या की। यहाँ कंस जो आपको पता है एक राक्षस था, कंस की हत्या की, तो कंस की हत्या नहीं आएगा, कंस का हत्या के स्थान पे आएगा वध, क्योंकि जो शत्रु होता है, दुश्मन होता है, उसको जो मारा जाता है उसके लिए वध शब्द आता है, शत्रु को मारने के लिए वध शब्द आता है। हत्या किसी निर्दोष की हत्या करना, किसी निर्दोष को मारना हत्या है, लेकिन ये तो कंस तो निर्दोष नहीं था, स्वयं एक दोषी था। तो यहाँ पे क्या होगा कि कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने कंस की हत्या नहीं वध किया, तो ये वध होगा या वध आएगा, हत्या शब्द नहीं आएगा। देखिए मैंने यहाँ इसके स्पष्टीकरण के लिए भी लिखा है कि वध है वो शत्रु के लिए आता है, और आपको पता है कंस दो एक शत्रु ही था कृष्ण का। फिर देखिए कि गर्मी के दिनों में टायर फूटने का संदेह है, ये अशुद्ध वाक्य। देखिए गर्मी में टायर फूटने का संदेह है। देखिए टायर फूटना कोई अच्छी बात नहीं, बुरी बात है, और जब कोई बुरा कार्य होने वाला है तो उसके लिए संदेह शब्द नहीं आता, उसके लिए आती आशंका, आशंका शब्द आता है। तो गर्मी में टायर फूटने की आशंका, आशंका मतलब बुरा, जैसे अपन कह सकते हैं कि ओले गिरने की संभावना है, ओले गिरने की संभावना, तो ओले गिरना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, बुरी बात है, इससे बहुत नुकसान होता है, जानवर मरते हैं, पक्षी मरते हैं। तो संभावना नहीं बोलेंगे, आशंका या संदेह भी नहीं बोलेंगे कि ओले गिरने की आशंका है, ठीक है। जैसे भूकंप आने की आशंका है, जैसे तूफान आने की आशंका है, क्योंकि ये सब बुरे चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो बुरे जो संभावना जताई जाती है उसके लिए आशंका शब्द आता है, और टायर फूटना कोई अच्छी बात नहीं, बुरी बात है, नुकसान होता है इससे, तो यह आशंका आएगा, संदेह शब्द नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए दर्शनीय स्थान, देखिए जब यहाँ दर्शनीय लिखा है तो स्थान नहीं स्थल आएगा, दर्शनीय स्थल, और यहाँ हम स्थान देखना चाहे तो देखने योग्य स्थान ऐसे हो सकता है, लेकिन दर्शनीय के साथ में स्थल शब्द का ध्यान रखना है। ऐसे देखिए अगला जो वाक्य है कि प्रश्न का समाधान, प्रश्न का समाधान नहीं होता है, प्रश्न का तो उत्तर होता है,
जो प्रश्न पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका उत्तर होता है। तो प्रश्न का समाधान नहीं, ये समाधान शब्द यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा उत्तर। और शुद्ध इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा प्रश्न का उत्तर। देखिए समाधान तो किसका होता है? समस्या का समाधान होता है। समस्या, यदि समस्या शब्द है तो समस्या का उत्तर नहीं होगा, समस्या का समाधान होगा। और जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा। फिर अगला कि उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। जो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध है उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। यहाँ किस प्रकार की गलती नज़र आ रही है? यहाँ पे या तो फिर आप लिखिए नामक या फिर लिखिए शीर्षक, दोनों एक साथ नहीं आएंगी। आप तो या तो इसको शुद्ध रूप बनेगा कि उत्साह नामक निबंध अच्छा है, या फिर इसको दूसरे रूप में भी हम लिख सकते हैं। दूसरा रूप क्या होगा कि उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है। या मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि या तो आप नामक लिखिए या आप शीर्षक लिखिए, दोनों एक साथ नहीं लिखने आपको। तो यहाँ जब नामक आ गया तो शीर्षक की ज़रूरत नहीं होगी, और जब नामक आपने नहीं लिखा है तो आप शीर्षक लिखिए, दोनों में से एक। फिर जो अगला प्रश्न होगा कि वह उसका चश्मा भूल गया। वह उसका चश्मा भूल गया। उसका किसका? स्वयं का। तो वह अपना चश्मा भूल गया, उसका नहीं, दूसरे। उसका का मतलब दूसरा हुआ, दूसरे का नहीं। वह अपना, उसके के स्थान पे होगा वह अपना चश्मा भूल गया है। आगे का वाक्य देखिए, अशुद्ध वाक्य देखिए, मेरे से और मेरे को। देखिए इस प्रकार से नहीं लिखे जाते। मेरे से के स्थान पर आएगा मुझसे। जैसे मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये कहा गया, मेरे को मुझे कहा गया, मेरे को नहीं। तो मुझसे के स्थान पे होगा मेरे से के स्थान पे होगा मुझसे, और मेरे को स्थान पे होगा मुझे होगा। इस प्रकार से बनेगा ये। आगे देखिए किस प्रकार की गलती है कि ये देखिए, ये आदमी कौन था। देखिए ये दिखने में साधारण सा लगता है कि ये गलत नहीं होगा, लेकिन गलत है। यहाँ देखिए वचन संबंधी गलती, देखिए सर्वनाम संबंधी गलती है। यहाँ पर देखिए ये बहुवचन है, जबकि आदमी कौन था यहाँ एक वचन की बात की गई है। तो यहाँ ये जो सर्वनाम में ये नहीं, यह है, यहाँ तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये बहुवचन है, आगे ये एक वचन है। तो ये नहीं, यह आदमी कौन था, इसका शुद्ध रूप ये होगा, ये नहीं, यह आदमी कौन था। आगे देखें, मुझसे कहा, मुझे कहा, मुझसे का शुद्ध रूप होगा मुझे कहा। फिर देखें तेरे को, देखिए तेरे को और तेरे से, वही जैसे मुझसे अभी हमने पढ़े ऊपर कि तेरे को नहीं तुझे, तेरे को का यहाँ शुद्ध रूप होगा तुझे, और तेरे से नहीं तुझसे कहा गया। तो तेरे से नहीं कहा गया, तुझसे। देखिए तेरे रे से शब्द हिंदी के नहीं है, ये तुझे, तुझसे, इस प्रकार के शुद्ध रूप होते हैं। फिर यहाँ देखिए ये जो अक्सर पूछे जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार की गलती करते हैं? देखिए भक्ति युग का काल, ये अशुद्ध वाक्य है। और इसका शुद्ध रूप कैसे बनेगा? देखिए यहाँ शब्द आया है भक्ति के बाद युग, और फिर आया काल। दोनों एक ही चीज़ है, या तो भक्ति युग बोलिए या भक्ति काल बोलिए। तो युग भी हमने लिख दिया, काल भी लिख दिया, इस कारण से ये गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा या तो आप भक्ति युग बोलिए या फिर भक्ति काल बोलिए, लेकिन युग और काल दोनों एक साथ होने पर ये वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा या तो भक्ति युग होगा या फिर आप भक्ति काल, दोनों में से एक लिख दीजिए, दोनों ही सही होंगे। अगला जो अशुद्ध वाक्य है सबसे सुंदरतम, ये गलत वाक्य है, ठीक है, अशुद्ध वाक्य। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? देखिए कि जब हमने यहाँ तम पढ़ते लगा दिया, देखिए तम पढ़ते लगाया है, तम, जब तम पढ़ते लगाते हैं तो तम पढ़ते कहाँ लगता है कि जब बहुत में से, बहुत सारे लोगों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो तम पढ़ते लगता है। और हमने यहाँ देखिए सबसे भी लिख दिया,
और तम प्रत्यय भी लगा दिया, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। या तो आप लिखिए सुंदरतम, यदि हमने सुंदरतम लिख दिया है तो अब सबसे शब्द लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर आप तम प्रत्यय नहीं लगाते हैं तो लिखिए सबसे सुंदर, इसका भी अर्थ यही हुआ, सबसे सुंदर का अर्थ यही हुआ कि बहुत में से एक। या फिर सुंदरतम लिखा है तो भी एक ही हुआ कि बहुत में से एक। तो यहाँ पर क्या होता है कि तम प्रत्यय लगने पर आप दोनों नहीं आएंगे, तम और सबसे। तो सुंदरतम लिखिए या फिर आप सबसे सुंदर, दोनों में से आप कोई भी लिख देते हैं तो आपका शुद्ध होगा, दोनों में से कोई भी शुद्ध हो जाएगा। देखिए जैसे उच्च होता है, एक तो उच्च न्यायालय होता है, लेकिन हमने लगा दिया उच्चतम। अभी तम प्रत्यय उच्चतम न्यायालय यानी पूरे भारत में एक ही है, बहुत में से एक ही श्रेष्ठ। कौन सा? बहुत में से एक उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट, ये कहाँ पे? दिल्ली है। तो तम लगने पर एक ही होता। अब सब उच्च न्यायालय में नहीं बोलना पड़ेगा, उच्चतम का मतलब सीधा एक ही सुप्रीम कोर्ट। आगे देखें अशुद्ध का, देखिए उचित न्याय। देखिए न्याय शब्द का अर्थ ही यही होता है उचित ही, जो फैसला दिया गया है, जो कार्य किया गया है वो उचित ही है। तो जब हम उचित न्याय शब्द लिख दिया तो उचित की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि न्याय शब्द अपने आप में एक उचित ही है। तो न्याय ही यहाँ सफिशिएंट है, काफ़ी पर्याप्त है यहाँ। तो उचित और न्याय दोनों साथ नहीं आएंगे, न्याय होगा। ऐसे ही शुद्ध वाक्य का आगे देखिए गुप्त रहस्य। देखिए रहस्य का अर्थ भी गुप्त ही है और गुप्त का अर्थ भी आप जानते हैं गुप्त है, छिपा हुआ है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो गुप्त और रहस्य दोनों साथ कैसे हो सकते हैं? तो रहस्य ही होगा, रहस्य का अर्थ गुप्त, या तो गुप्त लिखें या रहस्य लिखें, तो इसका सही होगा रहस्य, शुद्ध रूप क्या होगा? रहस्य होगा। फिर देखें यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कि सुंदर शोभा। देखिए यहाँ पे किस प्रकार की गलती है? शोभा का अर्थ सुंदर ही होता है, शोभा बढ़ाना, किसी कार्य की शोभा बढ़ाना यानी सुंदर ही होता है। तो सुंदर और शोभा, शोभा तो स्वयं ही सुंदर है, तो सुंदर लिखने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? सुंदर शोभा। अशुद्ध वाक्य शुद्ध रूप होगा केवल शोभा लिखें आप, या फिर सुंदर लिखें आप, शोभा लिखें आप। सुकोमल सुमधुर, ये वाक्य देखें आप, सुकोमल सुमधुर। अरे जब कोई चीज़ कोमल है तो सु लगाने की ज़रूरत नहीं है, सु का मतलब श्रेष्ठ है, अच्छा है, तो कोमल है तो वो श्रेष्ठ ही है। ऐसे ही मधुर, मधुर तो स्वयं मधुर है, तो सु लगाने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? तो इस प्रकार के वाक्य हम सुकोमल और सुमधुर, ये हम जो उपसर्ग लगाते हैं तो ये अशुद्ध हो जाता है। या तो फिर लिखिए आप कोमल लिख दीजिए, सुकोमल का अर्थ सही शुद्ध रूप होगा कोमल, और सुमधुर का सही रूप होगा केवल मधुर लिखना है आपको। अगला देखिए कैसे याद करना है, बुरी कुदृष्टि। देखिए कुदृष्टि का अर्थ होता है बुरी दृष्टि। कुदृष्टि शब्द का अर्थ क्या होता है? बुरी दृष्टि। तो जब कुदृष्टि शब्द का अर्थ ही बुरी दृष्टि है तो यहाँ बुरी ऐसा शब्द लिखने की ज़रूरत ही हमें नहीं है। याद हमें इस प्रकार से करना है कि आप तो या तो लिखिए बुरी दृष्टि या फिर आप कुदृष्टि, लेकिन जब आपने बुरा भी लिखा है और कुदृष्टि भी लिखा तो गलत होगा। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि कुदृष्टि। कुदृष्टि का अर्थ होता है बुरी दृष्टि। कुदृष्टि शब्द में ही ये बुरा शब्द छिपा हुआ है, तो यहाँ बुरा लिखने की या याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, और इस कारण से ये अशुद्ध होगा, और इसका जो शुद्ध रूप होगा कुदृष्टि होगा। फिर देखें अशुद्ध रूप आगे, घातक विष। देखिए घातक विष, आप तो सबसे पहले ये देखिए विष कोई भी हो, विष का अर्थ होता है जहर, विष जहर पॉइजन ये घातक ही होते हैं। घातक शब्द लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे विष तो घातक ही होता है, विष तो विष ही है, जहर है वो तो स्वयं ही घातक है। ऐसा थोड़ी है कोई विष घातक भी घातक है, हितकारी भी है और घातक भी, ऐसा नहीं है। विष तो स्वयं भी एक घातक ही है। तो दोनों साथ नहीं लिखने, आपको घातक नहीं लगाना है, केवल विष ही होगा, घातक नहीं आएगा। यहाँ देखें आप
अधिकांश लोग, यह अशुद्ध वाक्य है। अधिक प्लस अंश, अधिक प्लस अंश, अधिकांश लोग, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? अधिकतर होगा। अधिकांश नहीं आएगा, अधिकतर आएगा। क्यों आएगा? देखिए आप, अधिकांश क्यों नहीं आएगा? अधिकांश के स्थान पर होगा अधिकतर। अधिकतर लोग, ये वाक्य शुद्ध होगा। देखिए जब गिनने योग्य हो, जिसको हम गिनती की जा सके, उसके लिए लोग हैं, आप लोगों को गिन सकते हैं, तो अधिकतर लोग होंगे, ठीक है। और अधिकांश, अधिकांश तो जैसे मिट्टी जैसे लिख सकते हैं, मिट्टी। देखिए यहाँ मैं इसको थोड़ा डिटेल से समझ देता हूँ। जैसे अधिकांश मिट्टी, अधिकांश मिट्टी पानी में बह गई, अधिकांश मिट्टी, तो मिट्टी के लिए अधिकांश शब्द आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये लोग गिनने योग्य, तो अधिकतर आएगा, अधिकांश नहीं आएगा। आगे का अशुद्ध वाक्य देखें, ये देखिए अशुद्ध वाक्य, प्राय सभी लोग। प्राय का मतलब लगभग। हमने यहाँ सभी भी लगा दिया और प्राय भी लिख दिया, दोनों एक साथ कैसे होगा? एक और तो हम लगभग और एक और पूरे का पूरा कंप्लीट काम कर रहे हैं, तो कैसे होगा? नहीं होगा। या तो आप लिखिए प्राय लोग, या तो आप प्राय लोग याद कीजिए, या फिर सभी लोग, ठीक है। दोनों नहीं होगा, तो प्राय के साथ सभी ऐसे नहीं आएंगे। इसका, इस जो वाक्य का शुद्ध रूप होगा प्राय लोग, या प्राय लोग नहीं तो सभी लोग, दोनों में से दोनों ही शुद्ध है। भारी दुख, देखिए भारी दुख, दुख है और भारी नहीं होता, वजन थोड़ी दुख, कोई बहुत दुख होता है, भारी दुख नहीं होता, भारी शब्द नहीं आएगा। फिर देखिए अशुद्ध वाक्य अगला, निम्न पुस्तकें, इसकी तो हमने हद ही कर दी। ये तो मैं इतना देखता हूँ, लोगों, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत गलती करते हैं। निम्न का अर्थ होता है नीचे, इसका अर्थ हुआ नीचे पुस्तकें। नीचे पुस्तकें, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका कोई टेबल के नीचे थोड़ी गिरी पड़ी हुई है कोई पुस्तकें। निम्न नहीं आएगा, निम्नलिखित आएगा। निम्नलिखित का अर्थ होगा कि नीचे लिखी गई पुस्तकें, नीचे लिखी गई पुस्तकें। तो इसमें तो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जैसे निम्नलिखित पेन, निम्नलिखित जो पत्थर है, निम्नलिखित प्रश्न है। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अरे नीचे प्रश्न कौन से? नीचे लिखे हुए, पूरा शुद्ध रूप होगा निम्न पुस्तकें नहीं, निम्नलिखित पुस्तकें या निम्नलिखित प्रश्न। निम्नलिखित करता हुआ नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो निम्नलिखित आएगा। आप केवल निम्न नहीं, निम्न का अर्थ केवल नीचे होता है और निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखे गए। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। जैसे मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि उपरोक्त को लेकर के, उपरोक्त, हर कोई उपरोक्त लिखता है, उपरोक्त नहीं होगा, उपयुक्त होगा। उपयुक्त का अर्थ हुआ ऊपर जो हो कहा गया, ऊपरी प्लस उक्त यण संधि होगा। तो इस प्रकार की गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं। तो निम्न पुस्तकें, इसका शुद्ध रूप होगा निम्नलिखित पुस्तकें। ऐसे ही मान लो ये आ जाए कि निम्न प्रश्न, तो भी ये गलत होगा। इसका भी सही रूप क्या होगा कि निम्नलिखित, लिखित लिखना आपको, निम्नलिखित प्रश्न। तो दोस्तों ये जो वाक्य शुद्धि का हमने अभी पढ़ा, अध्ययन किया, और तो आपको कोई वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।